समाजवादी समागम के प्रोग्राम के मुताबिक आज दिल्ली शहर में हमारे दिल्ली के समागम के अध्यक्ष साथी राकेश के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विनय भारद्वाज जी कर रही हैं। मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच और इस मौके पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश की आजादी जो हमारे को मिली है, जो तो वैसे तो लाखों हिंदुस्तानियों ने संघर्ष किया, कुर्बानी की, उनकी वजह से आज हम आजाद हैं। परंतु आज जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनको शहीद आजम का रुतबा देश की जनता ने दिया, सरदार भगत सिंह शहीद आजम और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव। वैसे तो उनके साथ क्रांतिकारियों की बहुत बड़ी एक, अगर नाम लेने चलो तो बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग बाग थे। और आज उनके साथ में डॉक्टर लोहिया जी का भी जन्मदिन है। परंतु आप ये सोचिए कि वो नौजवान साथी जिनकी उम्र जो है पढ़ने लिखने की थी और दाढ़ी मूछ भी नहीं आए थे, क्योंकि वो 23 साल की उम्र में तो उनको फांसी हो गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि कुछ चंद बच्चों को छोड़ के हमारी सभा में भी नौजवान साथी उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसी सभाएं मेरे हिसाब से देश के हर कोने कोने में होनी चाहिए। और डॉक्टर लोहिया जैसा बताते हैं कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे क्योंकि शहादत का दिन है, तो लिहाजा वो इसको नहीं मनाते थे। परंतु अभी देश के हालात ऐसे हैं हमारे, जो उन्होंने जिस सोच को लेकर देश की आजादी के दीवाने बने, देश को आजाद कराने में फांसी के फंदे चूमे, डॉक्टर लोहिया ने अपनी पूरी एजुकेशन देश में और विदेश में हासिल की। डॉक्टरेट की डिग्री लेके आए जर्मन से, यूरोप में रहे, समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हुए और वो हमारे देश के जाने माने समाजवादियों में उनका नाम आता है, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर संघर्ष किया। देश की आजादी के बाद जो सरकार हमारी बनी, उस सरकार से भी उन्होंने संघर्ष किया, जो कि आम नागरिक के हकों की रक्षा के लिए उन्होंने जो लोगों को इकट्ठा किया। और 34 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। अगर आप उनके मैनिफेस्टो को पढ़ें तो 34 में वो लिविंग वेज मांगते थे, 1934 में, और आज हम मिनिमम वेज मांग रहे हैं। और इस सरकार ने हमारे को मिनिमम वेज से भी नीचे एक वेज ले आए हैं, जिसको नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज बोलते हैं। तो देखिए कितने तरक्की कर गए। तो लोग बाग उन्होंने जो मैसेज दिया है कि अन्याय के खिलाफ हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। वो अन्याय चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे हुक्मरान कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है, अगर आप इंजस्टिस को उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो आप खुद कायर कहलाएंगे। तो इसलिए अन्याय के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, कुर्बानी का मादा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बिना कुर्बानी के, बिना जज्बा के आप कोई संघर्ष कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर डर बैठा हुआ है तो सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु, कैसे अभी वो चमनलाल जी, प्रोफेसर चमनलाल जी बोल के गए कि वो अपनी फांसी को बड़े खुशी खुशी हासिल करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे को कोई रिलीफ मिले, हमारी फांसी टल जाए। उस वक्त उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि अगर हमारी फांसी से देश में इनकलाब खड़ा हो जाए, नौजवान सड़कों में निकल आए, तो देश आजाद हो जाएगा। जो देश के जो हमारे हुक्मरान उस वक्त के फिरंगी, उनके खिलाफ एक बगावत होगी। परंतु उनकी शहादत हुई। और डॉक्टर लोहिया जी ने जो बोला कि मेरे मरने के बाद लोग बाग मुझे जरूर सुनेंगे, अब ये तो मूवमेंट के अंदर होता ही है। परंतु अगर ये सारे प्रसंग जो मेरे से पूर्व वक्ता विद्वान बोल के गए हैं,
उनके ऊपर अगर विचार किया जाए तो आज क्या हो रहा है देश के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने कहा कि बराबरी का दर्जा सारे देश के निवासियों को होना चाहिए, तो अभी वो मेरा नौजवान साथी बोल के गया है कि कितना गैर बराबरी हो गई हमारे देश में। तो उन्होंने दिल्ली का जिक्र तो कर दिया कि दिल्ली के अंदर 700 कुछ दिहाड़ी है, वो नाम के तौर पर है, कागजों में है। 8,000 रुपए से ज्यादा किसी को सैलरी दिल्ली में देता नहीं है, 8 से मैक्सिमम 10,000 कानून है, परंतु कानून को वायलेट करने के लिए सजा भी है, परंतु उसकी इंस्पेक्शन ही नहीं होती है। आज देश का मजदूर गुलामी के तरह अपना जीवन बसर कर रहा है और इतने बुरे हालात हैं। क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूं, मैं अभी सिंगरौली में था, परसों मैं बेंगलोर जाना था, वहां से फिर मैंने कहा बेंगलोर बाद में जाएंगे। वहां सिंगरौली में इसी तरीके से गौतम अडानी का एक पावर हाउस है और वो 12 घंटे 14 घंटे नौकरी ले रहे थे, 8,000 रुपए सैलरी दे रहे थे, छुट्टी नहीं, छपट्टी नहीं, कुछ नहीं, गुलाम उनको बना के रखा हुआ था। और वो 8,000 वर्कर थे और उसको कमाई उसकी लेने वाला गौतम अडानी। अंत में मैंने सरकार को भी बहुत वार्ताएं होती हैं, उनको कहता हूं कि आप पावर में हैं, आपको जनता ने पावर में भेजा है, आपके मैनिफेस्टो के हिसाब से भेजा था। क्योंकि आपने जो मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा था कि हम देश के अंदर बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल मिलेगी, काला धन देश में आ जाएगा, भय मुक्त सरकार बन जाएगी, इनजस्टिस खत्म हो जाएगा, वो सारे के सारे उसके खिलाफ आपने काम करने शुरू कर दिए। तो अभी देश के अंदर जो गैर बराबरी इतनी बढ़ गई है कि 80 करोड़ को, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के मुखिया कहते हैं कि हम 10 साल से 5 किलो खाने के लिए अन्न दे रहे हैं। अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ को वो मर ना जाए, उनको जिंदा रखने के लिए 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, इलेक्शन आ जाए तो 10 किलो कर देते हैं, तो आप देश की तरक्की किस तरीके से ही कह रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस मीडिया, गोदी मीडिया की तरफ से, कि हमारा देश जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 47 तक। तो अब ये आप जब 80 करोड़ को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, सरकार अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हर 2 आंच को काम, हर पेट में रोटी, हर सिर में छप्पर, हर तन को कपड़ा, ये बड़े पुराने नारे हैं मजदूरों के। परंतु अभी ये नारों को भी ऐसे लग रहा है कि नारे जो है सरकार सुन ही नहीं रही। प्रोफेसर चमनलाल जी ने जो बात कही वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि जिन्होंने पूछा सरदार भगत सिंह से कि भी आप के हिसाब से अगर देश आजाद हो जाए तो कैसी सरकार चाहिए, तो उन्होंने जो बोला कि वो बिल्कुल जस्ट चेंज होना चाहिए सारा का सारा। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर का लड़का हूं। मेरे फादर को सिंगापुर में जब सुभाष चंद्र बोस गए 43 में, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उस वक्त कॉल दी थी पूरे इंडियंस को कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। तो इंडियन नेशनल उन्होंने फौज वहीं बनाई और सारे इंडियन छोड़ के अपनी अपनी नौकरियां ज्वाइन कर गए, संघर्ष में रहे सालों साल। उस वक्त की सरकार ने उनको देशद्रोही कहा था और अरेस्ट किया, बाद में नमून जेल भेज दिया, 12 महीने नमून जेल रहे और देश की आजादी के बाद वो वहां से छूट के आए। परंतु मुझे मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं तो 22 साल का था 74 में, जब हमारे बोनस की लड़ाई लड़ी, तो उस वक्त उन्होंने भी, उसकी सरकार ने सेम सोच है सरकार की, जो भी सरकार पावरों में है, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाला कर्मचारी जिसको हम पालते हैं, ऐसी हिमाकत कैसे हो गई। तो उन्होंने पकड़ के हमारे 40,000 रेलवे कर्मचारियों को जेल में ठूका था। वो तो एक हमारे समाजवादी नेता प्रोफेसर मधु दंडवते अगर रेलवे मिनिस्टर ना होते तो 40,000 कर्मचारी नौकरी पे वापस आता ही नहीं। परंतु हमारे जैसे खुशनसीब थे चंद आदमी जिनको वायलेंस के अंदर, सैबोटेज के अंदर उन्होंने पकड़ के कैद मतलब FIR की थी, तो दंडवते जी को हमारे साथी मिले थे उस वक्त के, हरभजन सिंह और उसके साथी रह गए। तो उन्होंने कहा इनको तो कोर्ट से बरी होके आना पड़ेगा। तो मैं 3 साल इमरजेंसी के बाद कोर्ट में बरी होने का चांस ही नहीं था। नवंबर 77 में बरी हुआ हूं दोनों केसों में, फिर रिइंस्टेट हुआ हूं और फिर 82 में 82 में फिर निकाल दिया और ऐसे कानून के तहत निकाला 311 बी के हिसाब से 42 का जो प्रोविजन हमारे रेलवे में
4.5 साल तो पूरे भारतीय रेलवे में एंट्री बैन रही मेरी। तो जो सरदार भगत सिंह की सोच है, सरकार कोई भी रहेगी उसके खिलाफ अगर आपने अपनी आवाज को बुलंद किया अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, तो सरकार सिमिलर एक्शन करेगी। उसमें आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि सरकार किस पार्टी की है। सरकार जो पावर में है वो पावर की ताकत दिखाते हैं। तो हमने इस मंत्रालय को, लेबर मिनिस्टर को कई दफा वार्ता में कहने का काम किया कि आपको पावर मिली है, सरकार बनी है, आप कानून बदल सकते हो, यूनियन को कमजोर कर सकते हो, परंतु एक समय आएगा कि आपको देश के अंदर जो जिस तरीके का इनकलाब खड़ा होगा उसको संभालना मुश्किल हो जाए। और अभी 3 एग्जाम्पलें आ गई सामने हो। पानीपत में जिस तरीके से क्रांति कर दी नौजवानों ने, और अब बाद में कहते हैं कि जो वहां पर गौतम अडानी अभी पहुंचा था 2 दिन पहले मेरे जाने से पहले, और वहां पर पूरी सरकार ने एक्शन किया कि 45 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया मजदूरों ने। उसकी लाश नहीं दे रहे थे, जो कर्मचारी मारा था उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, और अल्टीमेटली जब पूरा इनकलाब हो गया तो डेड बॉडी मिली, और वो झारखंड का रहने वाला नौजवान लड़का था, 28 साल की उम्र थी उसकी। तो अगर इस तरीके का देश के अंदर आप आज हम याद कर रहे हैं सरदार भगत सिंह को, तो अपनी कुर्बानी देकर चले गए, फांसी के फंदे चूम गए। डॉक्टर लोहिया ने सारी जिंदगी लगाई समाजवाद लाने में, डिस्पैरिटी खत्म करने में, असमानता खत्म करने में, और नारी शक्ति की इज्जत करने में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि क्या आज की जो सरकार है वो हमारे देश में हाईएस्ट बेरोजगारी है इस वक्त। इतनी बेरोजगारी पहले कभी देश में हुई नहीं, वो आपके सामने है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है कि 80 करोड़ को हम खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ को किसको खाना दे रहे हैं? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसका बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बना हुआ है, उसी को ही फ्री राशन मिलता है, दूसरे राशन कार्ड वाले को नहीं मिलता। तो लिहाजा अगर देश का 140 करोड़ लग जाए तो तब देश जल्दी तरक्की करेगा, जिसमें से 80 करोड़ उसमें योगदान ही नहीं है। उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन किसके लिए? आज तकरीबन 93,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। 93,000 स्कूल्स। ये बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं हमारे पास, इन्होंने अपने समय में इनकलाब किया है, परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 6,000 आदमी ठेका कर्मचारी हैं, उनको रेगुलाइज नहीं कर रही है सरकारें, क्या कोई भी सरकार है किसी भी पार्टी की है। तो लिहाजा इतने बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हैं, ऐसे मौके के ऊपर जब हम अपने शहीद आजमों को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, और अपने बड़े बड़े नेता, समाजवादी नेता, उनका जन्मदिन भी उनके साथ में हम आज इकट्ठे होकर उनको भी याद कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया को भी। परंतु जो उन्होंने रास्ते बताए, जिनके लिए उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष में गुजारी, डॉक्टर लोहिया ने देश की आजादी से पहले और बाद में जो उस वक्त का उन्होंने नारा दिया था, जो अभी बहन ने कहा था, क्योंकि हमारी ऑल इंडिया समाजवादी समागम के अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर डॉक्टर आनंद जी हैं, वो गोवा में है, हमारे बीच में नहीं आ पाए, तो इसलिए दिल्ली की जो हमारी स्टेट की समागम की ब्रांच है उसको ये जुम्मा दिया गया था कि आप ये कार्यक्रम करें। परंतु ये कार्यक्रम पूरे देश में होने चाहिए। परंतु आजकल के जमाने में जब आदमी भूखा है, नौकरी हाथ में नहीं है, दिल्ली शहर में 3.5 करोड़ जनता है, 3.5 करोड़ जनता में से मुश्किल से 10% को भी लिविंग वेज नहीं मिल रहा है। 90% जो है बिलो मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, नौकरी की सुरक्षा नहीं है, रहने की जगह नहीं है। आप दिल्ली शहर में जाके झुग्गियों में देखिए लोगों को, 8x6 की झुग्गी होगी तो उसमें 10 जने रहते हैं, 5 जने काम करने चले गए, 5 जने रेस्ट कर रहे हैं, 5 काम करके आए तो दूसरे आके वहां पर रेस्ट कर रहे हैं। ना पानी पीने का है, ना वहां पर कोई हवा है, ना जो कह रहे थे स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। उनका पानी पी के देखिए, जहां पर नहाते हैं वही नाले का पानी जमीन में जाता है, उसी को पीते हैं। तो हम आजाद हैं, हमारे शहीद आजमों को याद कर रहे हैं, आज डॉक्टर लोहिया को याद कर रहे हैं, और भी हमारे समाजवादी नेता हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के आम नागरिक की जिंदगी को उभारने के लिए संघर्ष किए हैं, उनकी बराबरी के लिए संघर्ष किए हैं। जो साथी नौजवान बोल के गए हैं हमारे देश में, वो सही कहा उन्होंने, 941 साल अगर आप काम करेंगे तो एक जो हमारा
कॉर्पोरेट हाउस है, उसके सीईओ की जो सैलरी है तब तक आप नहीं कमा पाएंगे। करोड़ों रुपया रोज का कमा रहे हैं वो। गौतम अडानी इस वक्त दुनिया का तीसरा आदमी, अमीर आदमी बन गया है, और गौतम अडानी को सारा देश ही दे रहे हैं। 8 एयरपोर्ट उसको ड्यूरिंग कोविड में दे दिए, जबकि कोविड में लोग मर रहे थे। परंतु हमारे देश के मुखिया कहते हैं कि आपदा में अफसर ढूंढो, तो उन्होंने आपदा में अफसर ढूंढा। अपने बड़े क्लोज आदमी को जो इलेक्शन में फंडिंग करता है उसको उन्होंने 8 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे से अपग्रेड हुए हैं। गौतम अडानी को 1 घंटे का नॉलेज नहीं है उसका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, परंतु उसका मालिक हो गया। अडानी पोर्ट जाके देखिए, पूरे पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। कंटेनर सर्विस उसके चल रहे हैं। हरियाणा में 30,000 गज, 30,000 एकड़ लैंड खरीद कर कंटेनर स्टोर बना दिया उन्होंने। गाड़ी उसकी चलती है, राजधानी से आगे चलती है। राजधानी कहीं रुक जाएगी परंतु उसका कंटेनर सर्विस नहीं रुकेगा। ऐसे मुकेश अंबानी है, और एयरलाइन सारी की सारी टाटा को दे दी। हमारे देश में आज हमारी एयरलाइन भी नहीं है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात सोच रहे हैं। तो देश को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है। मीडिया के जरिए लोगों के घरों में ऐसी खबरें पहुंचाई जा रही हैं जो मैं समझता हूं कि हमारे देश के खिलाफ हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं फ्रीडम फाइटर का लड़का हूं, 50 साल से फ्रीडम कर रहा हूं, मैक्सिमम विक्टिमाइजेशन फेस की है, परंतु इस गवर्नमेंट ने भी मेरे खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दायर कर दिया। आई एम फेसिंग एंटी नेशनल इंक्वायरी। मेरे को कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, और ये ऐसा इसके रिलेशन है देश के बाहर की ताकतों के साथ जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे को कहते हैं फॉरेन फंडिंग आती है बाहर से। ये मेरे पे इंक्वायरी चल रही है, मैं फेस कर रहा हूं उस इंक्वायरी को। तो अगर आप इन चीजों के खिलाफ लड़ेंगे तो ये लाजमी है कि आपको ये चीजें फेस करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो घर में बैठ जाइए। राम मंदिर चले जाना शुरू कर दीजिए, या कहीं और धार्मिक स्थान पे शुरू कर दीजिए। हर एक सरकार जो आती है वो फ्री गाड़ियां चलाती है कि दर्शन करा के लाते हैं आपको तीर्थ स्थान का। लोग वहां बड़े खुश होते हैं कि बुजुर्ग में, हमारे बुढ़ापे में हमारे दर्शन हो गए धार्मिक स्थल के। तो अगर इन जातियों के खिलाफ हम बोलेंगे नहीं और हमारे पुरखों को याद कर रहे हैं, तो पुरखों को याद करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सवाल तो यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर आवाज भी नहीं निकल रही है कि देश की सरकार क्या कर रही है। पूरे देश को इन्होंने बेच दिया है। साथी ने बताया ये आंकड़े हैं कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रैब मोर देन 40% वेल्थ ऑफ द कंट्री। 10% को अगर आइडिया लगाएं तो वो 80% ज्यादा वेल्थ कब्जा कर गई है। 50% पॉपुलेशन देश की 1% वेल्थ पर जिंदा है। तो ऐसे हालात देश के अंदर जहां पर हम लोग बैठे हैं, इसमें जो भी साथी इन चीजों के खिलाफ उनको दम घुट रहा है, अंदर उनके जोश आ रहा, आवाज उठाना चाहते हैं, उनको ये सारे भेदभाव बुलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने में आपस में ही लगे हुए हैं लोग बाग। उसी में ही पता नहीं क्या वो समझ रहे हैं कि हम कितने बड़े 30 मार्क का बन जाएंगे। पूंजीपतियों के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। देश की जनता को जो 80 करोड़ लोग बाग 5 किलो गेहूं पे जिंदा है, पैसे लेकर वोट देना बंद करना पड़ेगा। जो सरकार गलत काम करे उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ज्यादा क्या हो जाएगा, एक ही दफा जन्म मिलता है, दोबारा तो जन्म नहीं मिलता है। तो लिहाजा हमारे देशों में तो अभी वो भी अपनी काफी लाइफ खा ली है। जब हम यंग थे, 22 साल का पूरा फ्यूचर हमारे सामने था, तब नहीं हम डरे थे इंदिरा गांधी की सरकार से, और अभी नहीं डर रहे हैं मोदी सरकार से। तो आपको भी हौसला करना पड़ेगा, तभी निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो अदरवाइज ये रीति रिवाज के तौर पर दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, डॉक्टर लोहिया जी का जन्मदिन आ गया, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहादत आ गई। ये अगर करना है साल में एक दफा तो बहुत अच्छी बात है। परंतु मेरा आह्वान यही है कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारी महिला शक्ति है, इनको इन चीजों पर सोचकर एक मंच पर आना पड़ेगा। सिर्फ भगत सिंह के रंग की पगड़ी पहनने से भगत सिंह नहीं बन जाते हैं। आज जिन आदमियों ने हमारे को, उनके पूरा खानदान देश को आजाद कराने में लगे हैं। आपको बता के गए कि डलहौजी में जाके देखिए, 7 किलोमीटर नीचे जंगल में छोटी सी समाधि बनी है उनके चाचा की, अजीत सिंह की। तो लिहाजा हमारे को काम वो करना चाहिए कि देश की जनता के बीच में जाएं, ऐसी सभाएं नुक्कड़ नुक्कड़ पे होनी चाहिए। देश के हालात को लोगों को बताना चाहिए कि क्या
अगर 93,000 स्कूल बंद होने के बाद हमारे बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ पाएंगे? आज जिन स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए लाखों का डोनेशन देना पड़ता है, महीने के 10,000 पर फीस देनी पड़ती है, क्या हम अपने किसी बीमार साथी को, घर में परिवार के मेंबर को किसी सरकारी स्कूल में इलाज करवा पाएंगे? आप विलियम हॉस्पिटल में चल के देखिए, दिल्ली का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहां पर एक एम्बुलेंस ला रही है मरीज को सीरियस एक्सीडेंट को, दूसरी मरीज डेड बॉडी को लेके जा रही है। सारे डॉक्टर जो है कॉन्टेक्ट पर हैं, यंग लड़के लड़कियां जिनको जॉब नहीं मिल रही, और पेशेंटों का इतना रश है कि उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। आज समाज में इन चीजों के लिए जिनके अंदर जज्बा है, जो अपना समय निकाल सकते हैं, जो अपनी कुर्बानी का माना रख सकते हैं, उसकी कीमत न मांगे कि मैंने ये सेक्रीफाइस किया है। सरदार भगत सिंह ने कीमत नहीं मांगी है, परंतु हमारे को आजादी दी है। 10 लाख पंजाब के साथियों ने अपनी जानें गंवाई हैं इस देश की आजादी लेने में। जो बोल के गए हैं वो जलियांवाला बाग, वो मेन इशू है, जहां से देश के अंदर क्रांति खड़ी हुई है, जो देश का इनकलाब पैदा हुआ है। तो अभी वो वैसा माहौल अभी है जब किसान जो है धरने पे बैठे थे दिल्ली में, 900 750 किसानों ने जाने दी है वहां पर। 750 किसान शहीद हुआ, किस लिए? कि उन्होंने ऐसे बिल ले आए थे पूरी देश की जनता के खिलाफ थे, वो नागरिकों के लिए लड़ रहे थे। तो आज हमने 7वीं हड़ताल कर दी। अभी वो कोई साथी बोल के गए स्पीकर कि हमारे को प्रतिवाद करना चाहिए और हंगर स्ट्राइक करनी चाहिए। अरे 7 हड़तालें होगी। पिछली हड़ताल जो 12 फरवरी को की है, 30 करोड़ देश की जनता ने भाग लिया, हर सेक्टर का कर्मचारी उसमें शामिल था। तो लिहाजा ये सरकार तो गूंगी बहरी पूंजीपतियों की सरकार है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है। ये ट्रंप के छोटे भाई हैं। अगर ट्रंप किसी देश में जाकर ताकतवर किसी का कमजोर मुल्क को, उसके हस्बैंड को, राजा को और उसकी रानी को उठा के ला रहा है, ये कई जमाने की बातें हैं, अभी के जमाने की बातें। वेनेजुला के प्रेसिडेंट और उसकी बेगम को उठा के ले आया, और अभी मार मार के पहले वाले ने ईरान को खत्म किया, अब ये ईरान के पीछे पड़े हुए, पहले इराक को खत्म किया। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी बोल रहे थे, ये चीजें सामने हैं, परंतु आज क्या हो रहा है इसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर हमारे को क्या करना है, ये सोच का विषय है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सिंगरौली से, क्योंकि वहां पर कोल की बहुत बड़ी सभा थी, उससे मेरे को बेंगलोर जाना था, परंतु मुझे मालूम था कि ये तय हुआ है। प्रोफेसर अनंत कुमार जी ने इसका जुम्मा लिया, हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, परंतु प्रोफेसर राजकुमार जैन की वजह से, मेरी वजह से, सबने विद वन वॉइस हिंद मजदूर सभा के दफ्तर में जो 2 दिन का शिविर लगा, उनको मजबूर किया कि आप, ये मौका है, इस वक्त डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आप अध्यक्षता संभालें। उन्होंने अध्यक्षता संभाली है, परंतु हम सब लोग साथी अपने आप को समागम का हिस्सा माने, समागम को आगे बढ़ाएं, समाजवादी सोच को आगे बढ़ाएं, हर देश के अंदर जो बराबरी का दर्जा है उसके लिए संघर्ष करें, नारी शक्ति की सम्मान, जो इज्जत उसके सम्मान की बात करें। ये सारी चीजों के लिए हमारे को बहुत किताबों में बहुत कुछ लिखा है, हमारे प्रोफेसर पढ़ा भी रहे हैं बुद्धिजीवी, परंतु फील्ड में लाकर उनको देश को जगाना पड़ेगा। और ये मुझे मालूम है डॉक्टर लोहिया ने किन दिल के ऊपर पत्थर रख के बात कही होगी कि मेरे मरने के बाद लोग बाग मुझे याद करेंगे, क्योंकि उस वक्त लोग बाग जो आना चाहिए था बाहर, वो गांधी जी थे, जिन्होंने पूरे देश को आगे लगा दिया था एक लंगोटी बांधकर। परंतु आज हकीकत को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग बाग। आधा घंटा अपना काम निकाल के दिन में से 24 घंटे में से हमारे ऊपर जो जातियां हो रही हैं, उनके लिए निकालने के लिए समय नहीं है। मैं साथी राकेश और उसके साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे मौके के ऊपर, ऐसे इंपॉर्टेंट दिन पर इतनी संख्या में बहनें और भाइयों को इकट्ठा करा। मेरे साथी मौजूद हैं, प्रोफेसर खन्ना भी बैठे हैं, और उधर हमारे साथी समाजवादी लीडर वो भी बैठे हैं, और भी सम्मानित नेता हमारे बीच में हैं। तो लिहाजा ऐसा कार्यक्रम मैं समझता हूं कि हमारे सारे पुरखों को याद करने के लिए हर जगह जगह, गली गली में ऐसी चीजें होनी चाहिए, ताकि ऐसी सरकार जो पूंजीपति सरकार है, अंग्रेजों से बदतर की जिंदगी लोगों को बताने के लिए मजबूर कर रही है, उनके खिलाफ आवाज निकालने की हिम्मत तो पैदा करें, गलत को गलत तो कहने की हिम्मत आए, तभी तो देश के अंदर इनकलाब आएगा। नहीं तो आने वाले समय में अभी भी हम गुलामी की जिंदगी में हैं, अभी भी गुलामी की जिंदगी में। अब क्या हिंदू मुसलमान कर रखा,
अमेरिका के खिलाफ तो दही जमी हुई है, बोल नहीं सकते हैं, घुटने टेक रखे हैं, चारों खाने चित पड़े हैं। चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते। आए रोज शाम को पाकिस्तान ने ही कर दिया, हिंदुस्तान ने ही कर दिया, सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया इनके पास। दूसरा एजेंडा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। पूंजीपतियों को ताकतवर करो, गरीब भूखा रहने दो, सारे देश की प्रॉपर्टी 2-4 आदमियों के हाथ में चली जाए, बाकी जो है वो घर बैठे 5 किलो गेहूं से उनको खिलाते रहो, जो बाहर से ला रहे हैं दान का पैसा। तो लिहाजा हमारे को ये देश के अंदर जिस तरीके की फिरका परस्ती पैदा कर दी इन्होंने, ये आजाद देश में हमारे बुजुर्गों ने नहीं सोचा था, वो जो कुर्बानियां दी उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था। तो लिहाजा हमारे को इन सारी चीजों के ऊपर एक मंथन करके एक मंच पर आकर सारे भेदभाव भुलाकर देश को बचाने की जरूरत है, आम देश के नागरिक को बचाने की जरूरत है। यही हमारा प्रण आज के दिन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बनाम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।